अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने नए चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। अजीजा ने मन, क्या आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई को आईएसआई के मुकाबले में खड़ा कर रहा है और उसके ऊपर नजर रखने के लिए एक बाकायदा तौर के ऊपर इनके दरमियान आईएसआई और एमआई में क्या वाकई कोई जंग जारी है या नूरा कुश्ती है, या ये हो भी सकता है मुकाबला या नहीं, इसके ऊपर मैं वजाहत आपको देना चाहूंगा। अजीज, इसके अलावा मेरे पास कुछ मालूमात मुझे हासिल हुई हैं जीएचक्यू से, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से। पाकिस्तान की फौज के अंदर, अफवाज के अंदर बढ़ती हुई जो जहनी बीमारियां हैं, जहनी अमराज हैं, और सब्सटेंस अब्यूज एक चीज होती है, नशे का इस्तेमाल बेतहाशा होता है, और उसकी वजह से इस वक्त बेतहाशा खौफ व हरास पाया जाता है पाकिस्तानी अफवाज के कमांडर्स और जर्नलों के अंदर, बशमूल आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अंदर के इन जहनी मरीजों में से कोई जो है वो हमें ही ना आके टकर जाए। तो उनके बारे में मेरे पास कुछ आदाद शुमार और कुछ चीजें खुफिया दस्तावेजात में तक पहुंची हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसकी वजह क्या है, ये हो क्यों रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मुख्तसर अल्फाज में। अजीजा ने मन, मैं जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी खबरें हैं या हमारे खित्ते की जो खबरें हैं और उन खबरों के ऊपर तज्जिए देने के लिए वीलॉग नहीं करता। मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आपके लिए लेके आता हूं, बंद दरवाजों के पीछे जो चीजें हो रही हैं वो आपके लिए लेके आता हूं, जिनका आपकी जिंदगी के ऊपर बराह रास्त असर है। और अगर कोई ऐसा मामला हो जिसके ऊपर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूं। एमआईआईएसआई के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त फौज के अंदर जो बढ़ती हुई नफ्सियाती बीमारियां हैं उनके ऊपर मेरे पास आर्मी मेडिकल कोर का और जनरल हेडक्वार्टर का जो डाटा मेरे पास आया है, उससे ये बात इंतहाई वाजे हो जाती है कि फौज के अंदर जो मेन इश्यूज हैं वो आर्मी मेडिकल कोर ने रिपोर्ट किए हैं कि जी स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन बेतहाशा है। खास तौर के ऊपर ये अब 4 कैटेगरियां हैं। पहली रिपोर्टेड स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिन्होंने एएमसी ने बताया है। दूसरा कहते हैं ये डिप्रेशन और पीटीएसडी है, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तीसरा सब्सटेंस मिसयूज है, और चौथा खुदकुशियां और जो है वो या उनकी कोशिश करने की है। ये भी एक मेंटल हेल्थ का कंसर्न है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है। और देखा यह जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो हो क्या रहा है कि जी बेतहाशा जो जवानों को और अफसरान को डिप्लॉयमेंट की जा रही है ऑपरेशनल एरिया के अंदर, उसकी वजह से कंटिन्यूस इंटरनल डिप्लॉयमेंट की वजह से बेतहाशा मामलात बन रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, घर टूट रहे हैं, जहनी मर्ज बन रहे हैं, उनको कोप करने के लिए जो है वो नशा किया जा रहा है। फिर एक अथॉरिटेरियन कमांड कल्चर है। पिछले दिनों के अंदर वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी फौज के अंदर से निकल के आई हैं, आपने देखी होंगी कि जवान खड़े में है या एमईएस का कोई जवान है, इस्तीफे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमसे अभी ये नहीं होता, ये नहीं लड़ा जाता, क्योंकि जो मसाइल वो अपने अपने कमांड के साथ शेयर करते हैं, उन मसाइल के नतीजे में उनको जो है बजाय इसके कि उनको हल किया जाए स्ट्रेट और कहा जाता है कि नहीं बस हर खड़ी चीज के ऊपर को सलूट और हर लेटी चीज के ऊपर चूना फेंको और ये तुम काम करोगे, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है। और जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अपने ही लोगों को मारा जा रहा है। जब अपने ही मुल्क के अंदर जो वॉर विद इन हो रही है उसकी वजह से बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और काउंसलिंग सर्विस का ये हाल है कि 10,000 अफवाज पे अफसर और जवानों के ऊपर सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट है इस वक्त आर्मी मेडिकल कोर के अंदर। और जाहिर बात है जो मामलात इसके साथ जो है वो स्ट्रेस है, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन मेन वजह इसके अंदर ये है कि 1965 के जितने भी आपके, एक स्टडी यहाँ पे की गई कि 1965 के बाद जितने भी आपके वेटरन्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हुए, रिटायर्ड लाइफ में भी, सिविल लाइफ के अंदर बहुत अच्छे सेटल हैं। 1971 के बाद के जो वेटरन्स हैं वो सेटल नहीं हुए, वो मुल्क छोड़ के जाना शुरू हो गए। और इस वक्त जो लोग हैं जो आप इसको दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कहते हैं या अपने लोगों को जिस तरह से मारा जा रहा है उसका कोई जवाब बनता नहीं है, तो उसका एक अंग्रेजी लफ्ज है स्टिग्मा, उसका जो दाग है वो धोना मुमकिन ही नहीं है। और उसकी वजह से जहनी बीमारियों की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और रुक नहीं रही है। और इसकी वजह से बहुत से इशू क्रिएट हो रहे हैं सिक्योरिटी के भी और डिप्लॉयमेंट के लिए भी, लेकिन मेन इशू ये है कि अपने ही लोगों को निशाना बनाने की वजह से ये मामलात खराब हुए हैं। और उसके अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज इनसाइट देना चाहता हूं। लाल मस्जिद
के अंदर जो वाकया हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, तो वहां पे कहा गया कि नहीं जी कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास सिग्नल रेजिमेंट की एक कमांडिंग ऑफिसर थे जो उस वक्त 2IC थे रावलपिंडी की सिग्नल रेजिमेंट के, जो कि इस वक्त फौज की हिरासत के अंदर है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की हिरासत के अंदर है, और सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हिरासत में है कि वो मुझसे से बातचीत कर रहे थे, और हालांकि मेरा उनसे ताल्लुक बड़ा पुराना था। उनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब कोर्समेट्स थे, वो मेरे साथ उनका एक गहरा ताल्लुक वास्ता था। सिर्फ गपशप के अंदर हमारी बात होती थी, और वो भी बड़ी पुरानी बात है, और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं की, लेकिन जिस वक्त वो सर्विंग थे, जिस वक्त वो पिंडी में 2IC थे, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि जनाब लाल मस्जिद से बच्चियों की जो नाशें हैं वो हमारे ट्रक्स के अंदर उठा के सिहाला पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी तक ले जाई गई, और वहां से 1.5 किलोमीटर इन्होंने खड्डा खोदा और उसके अंदर पहले चूना फेंक का ट्रीटमेंट की, और वहां पे फेंक के इन बच्चों को जो है ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, और अब वहां पे घर बने हुए हैं उस इलाके के ऊपर। इस तरह का जब जुल्म किया जाता है तो जो जवान उसके ऐनी शाहिद होते हैं, जो देख रहे होते हैं या जिससे बात भी करते हैं, उनके जहन के ऊपर जो असरात पड़ते हैं तो वो पूरी उम्र के लिए होते हैं, देरपा होते हैं, और इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस वक्त इस फौज में हो रहे हैं, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा जो है फौजी अग्रेसिव हो जाता है। और अभी तो अपनों को मारा जा रहा है। जंग में 2010 के अंदर मुझे जब इन वाकयात का सामना हुआ तो मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूं, और मुझे बाकायदा तौर के ऊपर इलाज करवाना पड़ा आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट CMH पिंडी के अंदर जाके, और जिसको समझ आ जाती है, जो इलाज करवा लेता है, वो तो चलो ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक दाग इतना बड़ा है, स्टिग्मा इतना बड़ा है, कैरियर खराब होता है कि लोग अपना इलाज कराते ही नहीं है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्यूमेंट मेरे पास है, उसके मुताबिक इस वक्त 18 से 22% जो फौज है वो आर्मी मेडिकल कोर के रिकॉर्डेड एस्टिमेट के मुताबिक वो ज़हनी अमराज का शिकार है, 22% फौज, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मजीद वो कहते हैं कि जनाब ये तो अभी हमें रिपोर्ट किया ही नहीं जा रहा, बड़ा हेविली अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि हमारा निजाम ही इस किस्म का नहीं है कि ज़हनी बीमारियों को सीरियस लिया जाए और उसको रिपोर्ट किया जाए। तो अगर नहीं है, ज़हनी बीमारियों को नहीं रिपोर्ट किया जा रहा, तो ऊपर से नीचे तक जिस तरह की बातचीत आपको इनकी नजर आती है, चाहे DGISPR साहब आके जिस तरह की बातचीत करते हैं, या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जिस तरह की बातें करते हैं, नासिर फुला के आपको पता चलता है कि यार कोई मसला है, यार कोई टेंशन चल रही है कि प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त आप अपने ही लोगों के ऊपर गोली बरसाते हैं और अपने ही लोगों को मारते हैं, मुरीद के की मिसाल आपके सामने है, लाल मस्जिद का वाकया मैंने आपको बताया। लाल मस्जिद के बाद 26 नवंबर को मैं मुसलसल रिपोर्ट करता रहा 2024 पे, यूट्यूब पे तो मैं बैन था, लेकिन मैं मुसलसल रिपोर्ट करता रहा 26 नवंबर को। मेरे जराये का ये दावा है कि 105 जी, इसी तरह लाल मस्जिद मॉडल के ऊपर 105 नाशे जो है वो दरमियान से गायब कर दी गई, क्योंकि उनको क्लेम नहीं किया गया। अभी मुरीद के क्या जो वाकया हुआ ये भी तो आपके सामने है। यहाँ पे जो वापस किए गए हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर स्टाम्प पेपर लेके वापस की गई है नाशे कि जनाब ये स्टाम्प पेपर के ऊपर आप लिख के देंगे, आप बाहर जाके नहीं बताएंगे। ड्रॉप साइट न्यूज रेयान ग्रिम के मुताबिक 1000 से ऊपर है, 600 के करीब हमारा ये रिपोर्ट है, और हमें बताया यह जा रहा है कि मजीद एक क्रैकडाउन यहाँ पे अभी प्लान किया गया है। अगर ट्रुप्स रेंजर्स के भी इस्तेमाल होते हैं तो ऊपर अफसर फौजी हैं, तो उसका भी असर बराह रास्त जो है वो उनके जहनों के ऊपर होता है। लाल मस्जिद से मुरीद के तक दरमियान में बेतहाशा वाकयात इस किस्म के हुए हैं, और जिसके अंदर मासूम लोग जो है वो काम से गए हैं, और वो गाजर मूली की तरह कटे हैं, और जब वो कटते हैं तो आपका जाहिरी बात है कि असर तो आपके जहन के ऊपर होता है, और जहन के अंदर जो बीमारी है वो क्या गुल खिलाती है उसके ऊपर बात करने की भी इजाजत नहीं है, और इनके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। और अगर फौजी अफसरों को बताया जाता है तो वो आगे से कहते हैं हम बाप के बच्चे बनो है, खबरदार इस तरह की बात नहीं करनी। ये जो बात करते हैं तो ये मजीद एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम हल करने की बजाय ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है कि उसको देख सके। और 1965 की मैंने जो आपको मिसाल दी कि वो लोग क्योंकि उनकी इज्जत थी, इज्जत नहीं है ना जी, इज्जत थी 1965 की जंग के बाद, 1948 के बाद भी वो जो वेटरन्स थे, जो वो फौजी थे, उनकी जो इज्जत थी वो इज्जत अब इनको मिल नहीं रही। जब इज्जत कौम नहीं करती जिनके लिए आप जंग लड़ रहे हैं या अपने अपने तई आप जान दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि फिर आपको जो है वो एक जहनी मर्ज का तो आपने शिकार होना है, फ्रस्ट्रेशन भी होनी है, डिप्रेशन भी होनी है, PTSD भी होनी है, ठीक है। अब करंट रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर 2019 से इन्होंने आर्मी मेडिकल कोर मेंटल हेल्थ सेल बनाया हुआ है,
और उसमें साइकेट्रिक पोस्टिंग्स की इन्होंने एक्सपेंशन तो की हुई है, पीयर सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स भी ये चला रहे हैं, पोस्ट डिप्लॉयमेंट डीब्रीफिंग भी होती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि नशे का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, खासतौर के ऊपर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में या फाइटिंग आर्म्स के अंदर या फ्रंटियर कोर जो के लड़ रही है आगे सिविल आर्म फोर्स के अंदर, कि उसके बगैर कहा समझा ये जाता है और कहा यह जाता है कि अब आपकी ट्रूप्स ऑपरेट सिरे से कर ही नहीं सकती, ये हालात बन गए हैं यहाँ पे। अगर इस तरह नशई फौज अगर आपको लगता है या जहनी मरीज फौज जो है वो अगर आपको ये बताते हैं कि जनाब यही आपके डिफेंडर्स हैं, तो वो कितने डिफेंडर्स आपको पता है, लेकिन मेन मसला ये है कि आप लोग उनको हीरो नहीं मानते। ये सबसे बड़ा एक इशू इस वक्त बना हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी देखा जाए तो उनके वेटरन्स जो है अमेरिका के अंदर वो बड़े जबरदस्त तरीके से आबाद हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो रिसेंट वियतनाम के बाद आए थे वो आबाद नहीं हो पाए थे, उनमें पीटीएसडी बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह भी ये है कि पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो आप हीरो नहीं मानते, आप हीरो नहीं मानेंगे तो वो फिर जाहिर बात है उनको बहुत बड़ा इशू होता है, और ये इस वक्त बना हुआ है फौज के अंदर, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और ये मजीद बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये वाकयात है। दूसरी तरफ ये जो एमआई और आईएसआई की जो बातचीत की जा रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेजर जनरल वाजिद अजीज डीजी एमआई है, बाबा स्मर्फ उनको बोलते हैं, मेरे अजीज हैं, लेकिन उनको उनकी अपनी एमआई वाले बोलते हैं। इनको नया इक्विपमेंट खरीद के दिया जा रहा है, मेरे जराये के मुताबिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जो कि हमेशा से उनकी ड्यूटी ये रही है कि वो नजर रखते हैं फौज के सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर, फौज के ऊपर नजर रखते हैं, आईएसआई के ऊपर वो नजर रखते हैं, आईएसआई इनके ऊपर नजर रखती है। ये रोल हमेशा से मौजूद रहा है। हर आर्मी चीफ ने ये चाहा है कि एमआई क्यों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर के तो अगर देखा जाए तो दाएं तरफ एमआई डायरेक्टरेट है और डीजीएमआई का दफ्तर सबसे उनके करीब है, तो वो उनका राइट आर्म, दायां बाजू समझा जाता है और उनके जरिए वो अपनी कमान चलाते हैं, अब तो बाकायदा सियासत भी चलाते हैं। तो वो चाहते हैं कि इनको मजबूत किया जाए, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की जितना भी आप उनको इक्विपमेंट ले दो, जो कुछ भी आपको ले दो, उनका जितना भी अफराद है, जो मैन पावर है, वो फौजी है सारे के सारे। उनकी सोच का महवर फौज के आसपास घूमता है और इससे ज्यादा बाहर नहीं जाता। आईएसआई दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इदारा है और आईएसआई में अफसरान आपको सारे ऊपर फौजी नजर आते हैं, कमांड फौजी नजर आती है, बड़ा दूध का देगचा भरा ऊपर मलाई तो फौजियों की है, लेकिन नीचे सारा का सारा दूध जो है वो आईएसआई की अपनी इंडक्शन है, सिविलियन इंडक्शन है। और जाहिर बात है, आप माने या ना माने, एक लिमिट होती है फौज की सोच की जो कि नजर आती है बाकायदा तौर के ऊपर। आप इनकी ब्रीफिंग सुने, आप इनकी बातें सुने, क्यों आसमा जहांगीर मरहूम इनको डफर्स बोलती थी, उसकी वजह यह है कि जाहिर बात है कि एक लिमिटेशन है उनकी, उसका उनका जाविया जो है वो उतना वसी नहीं होता जो कि एक सिविलियन या एक प्रोफेशनल का होता है या एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर का होता है, जो कि आईएसआई के अंदर मौजूद है और आईएसआई को चला रहे हैं। उनका मुकाबला करने की कोशिश जो है वो हमेशा से की जा रही है, लेकिन वो मुकाबला कर नहीं पाते। 10-10 साल जनरल मुशर्रफ ने लगा दिए, लेकिन वो मुकाबला कर नहीं पाए, क्योंकि जो मेन मकसद इक्विपमेंट का या बजट का नहीं है, मेन जो मामला है वो ये सोच का है कि जो आपकी सोच, जो फौजी ट्रेनिंग पीएमए से निकले हुए, चाहे कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में चले गए हैं, चाहे वहां पे फकीर बन के जो है मरी माल रोड पर उन्होंने कोर्स कर लिया है, या वो सपेरे बन के वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन वो जो सोच का महवर है वो महदूद है उसी मिलिट्री इन्वायरमेंट में, मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर। वेरएज इंटेलिजेंस ऑपरेटर जो है वो उसकी सोच पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई होती है और उसके सोच का महवर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। आप देखें कि यहाँ पे जितने भी फौजी जर्नैल, उन्होंने जो फ्रंट मैन रखे हुए, फौजी नहीं रखे हुए, वो सिविलियन रखे हुए, वो उनको मशवरा देते हैं कि एंज एंज काम करोगे तो फेट 7 इंच घर बनाओगे इस्लामाबाद जाके, और वो उनको ही आगे रखते हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में ये इल्जाम लगाया जाता है कि उनके साला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो उनको मशवरे सारे देते हैं, या उनको मशवरे जो है उनके मामू बाबर शाह साहब देते हैं। अच्छी बात है, देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? फौजी क्यों नहीं देते मशवरे? फौजी नहीं देते इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके मशवरे जो हैं वो उनको ज्यादा बेहतर लगते हैं, उनको फायदा नजर आता है, उन्होंने दुनिया गाई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आईएसआई वालों ने दुनिया गाई हुई है, तो आईएसआई का मुकाबला एमआई जो है वो ये नूरा कुश्ती प्रोग्राम तक तो मुमकिन है, या सिर्फ हु हा करने से मुमकिन है। अंदर खाते वैसे भी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम ही होता है, ये कोई किसी किस्म का अलग डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मुकाबले पे एमआई को आईएसआई के खड़ा करना वो बहरहाल मुमकिन है नहीं। हर आर्मी चीफ ये कोशिश करता रहा है, लेकिन कामयाब वो कभी नहीं हुआ।
اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ مزید کن سٹوریز پہ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں یہ بھی ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے اور ٹلی کا بٹن بھی دبائیں اور شیئر بھی کریں. اور آپ کے لیے حاضر ہوں میں, جو بھی سٹوریز آپ چاہتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. فی امان اللہ.